नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3 बर्तन बराबर माप के हैं, तीनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 4:5 तथा 6:7 है। तीनों को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 3 बर्तन दिया हुआ है और तीनों का माप हमें बराबर दिया हुआ है, यानी तीनों बर्तन का आयतन बराबर है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों बर्तन में दूध और पानी का हमें रेशियो दिया है और हमसे पूछ रहा है कि तीनों बर्तन के मिश्रण को अगर हम एक नए बर्तन में मिला दें तो नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। अब देखिए हमें पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया हुआ है। हमें पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया हुआ है 2:3। दूसरे बर्तन में हमें रेशियो क्या दिया, दूसरे बर्तन में हमें रेशियो दिया हुआ है 4:5 और तीसरे बर्तन का हमें रेशियो क्या दिया है, तीसरे बर्तन का हमें रेशियो दिया हुआ है 6:7। अब देखिए हमने मान लिया कि पहले बर्तन में अगर 2 यूनिट दूध है तो 3 यूनिट क्या है, पानी है, यानी पहले बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि दूसरे बर्तन में 4 यूनिट दूध है तो 5 यूनिट क्या है, पानी है, यानी दूसरे बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, 9 यूनिट। अब देखिए हमने मान लिया कि तीसरे बर्तन में अगर 6 यूनिट दूध है तो 7 यूनिट क्या है, पानी है, यानी तीसरे बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, 13 यूनिट। अब देखिए यहाँ जो हमारा आयतन निकल के आया, पहले बर्तन का आयतन निकल गया है 5 यूनिट, दूसरे बर्तन का आयतन निकल के आया 9 यूनिट और तीसरे बर्तन का आयतन क्या निकल के आया, 13 यूनिट। जबकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों बर्तन का माप क्या है, बराबर है, यानी तीनों बर्तन का आयतन क्या है, बराबर है। तो हम सबसे पहले तीनों बर्तन का आयतन बराबर करेंगे। अब देखिए आयतन बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 9 और 13 से गुणा कर लें, इसमें हम 5 और 13 से गुणा कर लें और हम इसमें 5 और 9 से गुना कर लें तो तीनों बर्तन का आयतन बराबर निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ गुना कर रहे हैं 9 गुने 13 से तो हमें इस रेशियो में गुना करना पड़ेगा, तो हम इस रेशियो में गुना कर लेते हैं। देखिए हम 9 से अगर 13 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 117 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, 117 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 234 हो जाएगा। उसके बाद हम 117 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 351 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 351। उसके बाद हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 में अगर हम 4 से गुना करेंगे, 65 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 65 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 260। उसके बाद हम 65 में अगर 5 से गुना करेंगे, 65 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 325। ये हमारा क्या हो जाएगा, 325। उसके बाद हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45। 45 से अगर हम 6 में गुना करेंगे, 45 से अगर 6 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 270। उसके बाद 45 से अगर हम 7 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 से अगर हम 7 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 315। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, तीनों बर्तन के दूध से दूध को ऐड कर देंगे और पानी से पानी को ऐड कर देंगे तो नए बर्तन में दूध और पानी का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 के 1, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 7 1 8 1 9 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या निकल के आ गया, 764:991। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 764:991 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। यदि ए के वेतन में 10% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है तो ए और बी के बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या है। हमें क्या निकालना है, ए और बी के बढ़े हुए वेतन का अनुपात निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले ए और बी के वर्तमान वेतन का हम अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए और बी के वर्तमान वेतन का हम अनुपात निकाल लेते हैं। वर्तमान वेतन का हम अनुपात निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन का 80% है। तो देखिए हमने मान लिया कि ए का वर्तमान वेतन 100 रुपया है।
हमने मान लिया कि ए का वर्तमान वेतन 100 रुपये है, तो बी का वर्तमान वेतन क्या होगा, इसका 80% यानी 80 रुपया होगा। तो देखिए यहाँ से वर्तमान वेतन का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 100:80 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि ए के वेतन में 10% का वृद्धि हो रहा है और बी के वेतन में 20% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए अगर हम 100 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी बढ़ने के बाद ए का वेतन कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद ए का वेतन हो जाएगा 110, बढ़ने के बाद ए का वेतन कितना हो जाएगा 110, और बी का वेतन जो है 20% से बढ़ रहा है। तो हम इस 80 का अगर 20% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 का 20% क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए 80 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यानी बढ़ने के बाद बी का वेतन कितना हो जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि वेतन का हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए बढ़ने के बाद ए का जो वेतन है वो कितना है, 110 रुपया है, तो बढ़ने के बाद बी का वेतन कितना है, 96 रुपया है। तो हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 55 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 48 बार में। यानी वृद्धि के बाद ए और बी के वेतन का रेशियो क्या निकल के आ गया, 55:48 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 55:48 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। संयुक्त औसत 9.2 था, तो n का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 सदस्य का हमें औसत स्कोर कितना दिया है, 12 सदस्य का हमें औसत स्कोर 8 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n सदस्य का औसत स्कोर कितना है, 10 है, और संयुक्त औसत स्कोर हमें कितना दिया हुआ है, यानी 12 प्लस n सदस्य का हमें औसत स्कोर कितना दिया हुआ है, 9.2 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 12 सदस्य का हमें औसत कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। n सदस्य का हमें औसत कितना दिया, 10 दिया हुआ है, और 12 प्लस n सदस्य का हमें औसत कितना दिया हुआ है, 9.2 दिया हुआ है, और हमसे n का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ जो है जब हम 12 के साथ यानी n के साथ जब हम 12 को शामिल कर रहे हैं तो यहाँ औसत जो है कितना हो जा रहा है, 9.2 हो जा रहा है, जबकि 12 सदस्य का औसत कितना है, 8 है। यानी यहाँ 12 सदस्य का औसत जो है 1.2 से बढ़ जा रहा है, 12 सदस्य का औसत जो है 1.2 से बढ़ जा रहा है, जबकि n सदस्य का औसत जो है 0.8 से कम हो जा रहा है। तो देखिए n सदस्य जो है अपना औसत 0.8 से कम कर रहे हैं, किसके लिए, 12 सदस्य का औसत जो है 1.2 से बढ़ाने के लिए। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं n गुने 0.8 इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 गुने 1.2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से पॉइंट काट सकते हैं। हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 2 बार में जाएगा, ये 4 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम यहाँ 3 से अगर 6 में गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा n क्या निकल के आ जाएगा, n निकल के आ जाएगा 18। और हमसे पूछ के आ रहा था n का वैल्यू, तो देखिए n का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 18 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया। बलबीर को कार्य को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे। बलबीर उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए हम टोटल वर्क को मान लेते हैं 6 यूनिट। देखिए हम टोटल वर्क को यहाँ 6 यूनिट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 दिन दिया हुआ है और 2 दिन दिया हुआ है। तो हम 3 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो हम यहाँ टोटल वर्क को मान लेते हैं 6 यूनिट। टोटल वर्क को हम क्या मान लेते हैं, 6 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है एक साथ अगर मिलके काम कर रहे हैं तो काम को समाप्त होने में 3 दिन का समय लग रहा है। यानी अनिल और बलबीर अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 3 दिन में हमने टोटल वर्क क्या मान लिया, 6 यूनिट। यानी 3 दिन में टोटल जो है 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं। अब देखिए 3 दिन में अगर 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम कर पाएंगे। 3 दिन में अगर 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना कर पाएंगे, 1 दिन में 2 यूनिट काम कर पाएंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना स्टार्ट किया और 2 दिन काम किया। तो देखिए 2 दिन में दोनों मिलके कितना काम कर पाएंगे, 2 दिन में दोनों मिलके कितना काम कर पाएंगे, 2 दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट काम कर पाएंगे। जबकि हमें टोटल जो है कितना काम करवाना है, 6 यूनिट। यानी शेष काम कितना बच गया, शेष जो है काम कितना बच गया,
शेष जो है वो काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 2 यूनिट। अब देखिए इस 2 यूनिट काम को कौन कर रहा है, अनिल जो है घायल हो गया, उसके बाद शेष जो है काम कौन कर रहा है, बलबीर कर रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि बलबीर को कार्य को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे, यानी जो 2 दिन काम हो चुका था उसके अलावा 2 दिन जो है और लग रहे हैं, यानी बलबीर जो है 2 यूनिट बलबीर 2 यूनिट काम करने में 2 दिन का समय लग रहा है। बलबीर जो है 2 यूनिट काम करने में 2 दिन का समय ले रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बलबीर को जो है 6 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बलबीर को जो है 6 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। देखिए इस 2 को अगर हमें 6 बनाना है तो हमें इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 3 से गुना करें तो हम इस साइड भी 3 से गुना करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। यानी बलबीर जो है उस काम को 6 दिन में अकेले पूरा कर सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं था। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया था कि दोनों मिलके एक काम को जो है 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि दोनों जो है 2 दिन तक काम करते हैं, दोनों जो है 2 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद जो है अनिल घायल हो जाता है, और जो शेष काम बच जाता है उस शेष काम को बलबीर को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगते हैं। यानी दोनों मिलके जो है काम करते हैं तो 3 दिन में काम समाप्त हो जाता, लेकिन दोनों मिलके 2 दिन तक काम करते हैं, यानी दोनों का 1 दिन का काम बच गया। उसके बाद अनिल जो है घायल हो गया और शेष काम कौन कर रहा है, बलबीर कर रहा है। तो देखिए अनिल का जो है 1 दिन का काम बच गया, और जो शेष काम करने में बलबीर को कितना समय लग रहा है, 2 दिन का। यानी अनिल का 1 दिन का काम कर रहा है बलबीर, जिसके कारण जो है उसे 2 दिन का समय लग रहा है। यानी अनिल का 1 दिन का काम बलबीर जो है 1 दिन में कर पा रहा है, यानी दोनों का इफिशियंसी क्या है, बराबर है। तो देखिए दोनों मिलके अगर किसी काम को 3 दिन में करें, और दोनों का इफिशियंसी बराबर है, तो अगर उस काम को दोनों में से कोई भी अगर अकेले करेगा तो काम को करने में कितना समय लग जाएगा, दुगुना समय लग जाएगा, यानी 6 दिन का समय लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कि इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटा में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटा में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं, कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, समय दिया हुआ 4 घंटा और दूसरा समय क्या दिया 6 घंटा। तो हम सबसे पहले 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखिए हम टंकी की धारिता मान लेंगे 12 यूनिट। अब देखिए यहाँ जो है 2 पाइप लगा हुआ है इस टंकी में 2 पाइप लगा हुआ है, एक भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाला पाइप। अब देखिए भरने वाला पाइप टंकी को 4 घंटा में भर रहा है और खाली करने वाला पाइप टंकी को जो है 6 घंटा में खाली कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों पाइप का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए 4 घंटा में 12 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरा होगा। और 6 घंटा में अगर 12 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 2 यूनिट। 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 2 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। देखिए दोनों अगर एक साथ काम करेगा, दोनों जो है एक साथ काम करेगा, तो भरने वाला पाइप 1 घंटा में अगर 3 यूनिट पानी भरेगा तो खाली करने वाला पाइप उसमें से जो है 2 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी 1 घंटा में टोटल जो है कितना पानी भर पाएगा, 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर पाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि आधी टंकी भरने में, तो देखिए हमने टंकी की धारिता क्या मान के रखा है, हमने टंकी की धारिता मान के रखा है 12 यूनिट, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो देखिए भरने वाला पाइप जो है 3 यूनिट पानी भरेगा, उसमें से खाली करने वाला पाइप जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी 1 घंटा में टोटल जो है कितना पानी भर पाएगा, 1 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट के इफिशियंसी के साथ 6 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 1 यूनिट के इफिशियंसी के साथ 6 यूनिट पानी भरने में 6 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, हमें क्या निकालना है, ए की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के हमें जो है वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। हमें जो है वर्तमान का रेशियो क्या दिया है, हमें वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान का रेशियो क्या दिया है, 4:5 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। हमें जो है 5 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया है, 5:6 दिया हुआ है।
अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में ए की आयु 4 यूनिट है तो बी की आयु कितना है 5 यूनिट, यानी दोनों के बीच आयु का अंतर कितना होगा 1 यूनिट होगा। दोनों के बीच आयु का अंतर कितना होगा 1 यूनिट। अब देखिए 5 वर्ष बाद ए की आयु अगर 5 यूनिट है तो बी की आयु कितना है 6 यूनिट, यानी यहाँ आयु का अंतर कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखिए आयु का अंतर जो है हमारा बराबर निकल के आए, दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी वर्तमान में जितना होगा उतना ही जो है 5 वर्ष बाद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अंतर जो है हमारा बराबर निकल के आया। अगर अंतर बराबर नहीं निकल के आता तब हम क्या करते हैं, नीचे के अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं और ऊपर के अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं, तो उसके बाद हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ जो है हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में ए की आयु 4 यूनिट है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जा रही है 5 यूनिट, यानी ए की आयु में कितने का वृद्धि हो गया 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए वर्तमान में बी की आयु 5 यूनिट है तो ए की आयु कितना है 6 यूनिट, यानी बी की आयु में कितने का वृद्धि हो गया 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए वर्तमान से हम कितने वर्ष आगे जा रहे हैं 5 वर्ष आगे, यानी हम वर्ष में कितने का वृद्धि कर रहे हैं, हम 5 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं, वर्ष में हम 5 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 5 वर्ष होगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 5 वर्ष होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु। तो देखिए ए की वर्तमान आयु क्या है 4 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर पर घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें ये पता चल जाए कि जब रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, अगर हमें समय पता चल जाए तो हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। या हमें पता चल जाए कि जब 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो कितना समय लग रहा है, यानी हमें समय पता चल जाए तो हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए जब रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो अपने गंतव्य स्थान तक सही समय पर पहुंच रही है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया कि जब 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है। देखिए जा कहाँ रही है, गंतव्य स्थान पर ही, यानी जहां से पहले जहां तक जा रही थी अभी भी वहां से वहीं तक जा रही है। यानी दूरी क्या है, सेम है। यानी जितना दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से रेलगाड़ी जा रही थी उतना ही दूरी जो है 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। यानी दूरी क्या है, हमारा सेम है। देखिए जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। अब देखिए दोनों स्पीड दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहला स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 35 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से जाएगा 8 बार में और ये 5 से कितने बार में जाएगा 7 बार में। यानी यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आ गया 8:7 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड के रेशियो का अपोजिट, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। यानी रेलगाड़ी जब 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में अगर 7 यूनिट का समय ले रही है, तो जब 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय ले रही है 8 यूनिट का समय ले रही है। यानी पहले की अपेक्षा जो है कितना ज़्यादा समय ले रही है, 1 यूनिट ज़्यादा, यानी 1 यूनिट का जो है देरी से पहुंचेगी। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 15 मिनट दिया है। इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15 मिनट दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से अगर हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों टाइम निकाल सकते हैं। यानी 7 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और 8 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम किसी एक टाइम को निकाल के अगर हम उस स्पीड में गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 120 मिनट। 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 मिनट। अब देखिए 120 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 घंटा। यानी जब रेलगाड़ी 35 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का समय लग रहा है। यानी हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड में हमें जो है टाइम से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 35 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस क्या निकल के आ गया 70 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? हमें क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या निकालना है। तो देखिए कुल मतों की संख्या अपने आप में क्या होगी, कुल मतों की संख्या अपने आप में क्या होगी 100% होगी। कुल मतों की संख्या अपने आप में क्या होगी 100%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% मिल रहा है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% मिल रहा है, तो दूसरे को जो है शेष मत मिल रहा होगा, यानी दूसरे को कितना मिल रहा होगा, दूसरे को जो है 70% मत मिल रहा होगा, दूसरे को जो है 70% मत मिल रहा होगा। अब देखिए एक उम्मीदवार को जो है 30% मत मिल रहा है, दूसरे को जो है 70% मत मिल रहा है। तो देखिए 30% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत मत से हार जाएगा, कितना प्रतिशत मत से हार जाएगा, 40% मत से हार जाएगा, 40% मत से हार जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 210 मतों से हार रहा है, यानी 40% का वैल्यू, 40% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 40% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 210, 40% का वैल्यू क्या दिया है 210। तो हम यहाँ से सबसे पहले 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 4% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4% का वैल्यू हो जाएगा 21। तो हमसे पूछ क्या रहा है कुल मतों की संख्या, तो देखिए कुल मतों की संख्या क्या होगी 100%। तो देखिए हमें 4% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का, देखिए इस 4 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 25 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 25 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 25 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 21 में अगर हम 25 से गुना करेंगे, 21 में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 525 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 525, यानी कुल मतों का संख्या क्या निकल के आ गया 525 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचे को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपए के 25 के भाव से बेच देता है। सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? हमें क्या निकालना, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति जो है 1 रुपया के 20 के भाव से कुछ कंचे खरीद रहे हैं और उतने ही कंचे 1 रुपये के 30 के भाव से खरीद रहे हैं, उतने ही कंचे 1 रुपये के 30 के भाव से खरीद रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंचा का संख्या बराबर करेंगे। अब देखिए 20 और 30 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 20 में 3 से गुना कर लें और इस 30 में अगर हम 2 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस साइड 3 से गुना करें तो हमें जो है इस साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 2 से गुना करें तो हमें जो है इस साइड भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, अगर हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रुपया के भाव से 60 कंचे, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 रुपये के भाव से 60 कंचे। अब देखिए हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। अब देखिए ऐड करेंगे तो ये हमारा सीपी हो जाएगा 5 रुपये के 120 के भाव से जो है कंचे खरीद रहा है। सीपी हमारा क्या हो गया कि 5 रुपये में 120 के भाव से जो है कंचे खरीद रहा है। अब देखिए मैं एसपी क्या दिया हुआ है, हमें एसपी दिया हुआ है कि 1 रुपये के 25 के भाव से जो है कंचे बेच रहा है। एसपी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एसपी हमें दिया हुआ है कि 1 रुपये के 25 के भाव से कंचे जो है बेच रहा है। तो देखिए हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना कंचा खरीद के लेके आए थे उतना ही कंचा बेच रहे हैं, तो हम यहाँ जो है कंचा का संख्या बराबर करेंगे। अब देखिए 120 और 25 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 120 में अगर हम 5 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो देखिए 25 में हम कितना से गुना करें ताकि ये भी हमारा 600 बन जाए, तो 25 में अगर हम 24 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस साइड 5 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इस साइड अगर हम 24 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 24 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा जब हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 रुपये के 600 कंचे, और हम इसमें एसपी में अगर हम गुना करेंगे 24 से तो ये हमारा हो जाएगा 24 रुपये में 600 कंचे। अब देखिए सीपी क्या है, 600 कंचे का सीपी क्या है 25 रुपया और एसपी क्या है 24 रुपया,
यानी 25 रुपये में खरीद के लेके आया था और 24 रुपये में बेच रहा है, यानी उसका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, हानि जो है कितने का हो रहा है, 1 रुपये का। कितने पर, 25 पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 25 से 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 4% निकल के आ गया। हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 4%। आंसर क्या निकल के आ गया कि उससे 4% का हानि होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12% वार्षिक दिया हुआ है। अब देखिए ये जो 1092 रुपये दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया, यानी अगर कर्ज जो है 3 वर्ष बाद चुकाना चाहता तो उसे कितना देना पड़ता है, 1092 रुपया। यानी 1092 रुपये क्या है, अमाउंट है। हमें क्वेश्चन में 1092 रुपये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया है, 1092 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान पूछ रहा है। अब देखिए 3 इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है तो हमने मान लिया कि उसका प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 रुपये का है। हमने मान लिया कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट उसका 100 रुपये का है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 रुपये का है। अब देखिए ये जो पहला इंस्टॉलमेंट देगा ये कब देगा, पहले साल के अंत में। ये जो दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा ये कब देगा, दूसरे साल के अंत में। और ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट देगा ये कब देगा, तीसरे साल के अंत में। तो देखिए इसे अगर जो पहला इंस्टॉलमेंट दे रहा है इसे अगर पहले साल के अंत में ना देके इसे भी अगर तीसरे साल के अंत में देता तो इस पे जो है ब्याज लगता। इस पे ब्याज कितने का लग जाता, 2 वर्ष का ब्याज लग जाता। अब देखिए ये जो है दूसरे साल के अंत में दे रहा है, अगर इसे दूसरे साल के अंत में ना देके इसे जो है तीसरे साल के अंत में देता तो इस पे जो है 1 वर्ष का ब्याज लग जाता। इसे जो है दूसरे साल के अंत में ना देके अगर इसे तीसरे साल के अंत में देता तो इस पे जो है 1 वर्ष का ब्याज लग जाता। अब देखिए मैं क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 12%। तो देखिए 100 का अगर हम 12% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 रुपया। यानी उसे जो है तीसरे साल के अंत में कितना देना पड़ता, 100 के बदले जो है उसे 112 रुपया देना पड़ता। अब देखिए ये भी अगर तीसरे साल के अंत में देता, ये भी अगर तीसरे साल के अंत में देता तो इस पे जो है 2 वर्ष का ब्याज देना पड़ता। अब देखिए ब्याज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 12%। तो 2 वर्ष का अगर उसे ब्याज देना पड़ता 12% की दर से, यानी उसे 24% का ब्याज देना पड़ता। तो देखिए 100 का अगर हम 24% निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी 100 रुपये के बजाय उसे कितना देना पड़ता, 124 रुपये देना पड़ता। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 336 रुपया। अब देखिए यहाँ से हमारा अमाउंट क्या निकल के आ गया, 336 रुपया, जबकि हमें क्वेश्चन में अमाउंट क्या दिया है, 1092 रुपया। यानी इस 336 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 336 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1092 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1092 रुपये में हम भाग देंगे 336 यूनिट से। और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। अब देखिए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 100 यूनिट का। यानी हम इसमें अगर 100 से गुना करेंगे तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रुपया में निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे अगर हम काटेंगे तो ये जो है 336 से कितने बार में जाएगा, ये 336 से 3.25 बार में जाएगा। अब देखिए 3.25 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 325 रुपया। यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आएगा, 325 रुपये का। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट क्या निकल के आएगा, 325 रुपये का निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।